प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर जो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी जो शाखा है उस चैप्टर का जो नाम है वो हमारा है अध्याय संख्या 1, स्थिर विद्युत की। अब ये स्थिर विद्युत की है क्या? इसके अंदर जो आपका आवेश होगा, पहले जो आपके 4 चैप्टर है उसमें जो आवेश रहेगा वो स्थिर रहेगा, इसका मतलब कोई गतिमान नहीं होगा। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत की पढ़ेंगे, वो टॉपिक हमारा होगा घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत का मतलब यह हुआ कि जब दो किसी पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ अपने से हटके अलग व्यवहार करता है और उस पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की एक गुण उत्पन्न हो जाता है। उस प्रकार का यदि आपका आवेश उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं, जिस शाखा में आता है उसे आप घर्षण विद्युत बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका विद्युत जो आवेश है मुख्यतः आपको यहां से लेकर चलना है। आवेश क्या होता है, आवेश किस में उत्पन्न किया जाता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के कौन कौन से गुणधर्म हैं, आवेश कौन कौन से आपके फील्ड आपके क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश किसी भी एक भौतिक राशि का या किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है जिससे वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा इनके प्रभाव को उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहा गया। और विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। इस राशि को उत्पन्न किया जाता है, तो हम पढ़ेंगे किसी पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत बल का अनुभव करता है। एक बार वापिस देखते हैं इसको। किसी पदार्थ का वह अभिलाक्षिक गुण जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहा गया। और विद्युत आवेश का सर्वप्रथम वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की थी। अब आगे पढ़ते हैं कि आवेश का मात्रक पढ़ेंगे, इसका प्रतीक पढ़ेंगे कि जो आवेश है उसका मात्रक क्या है, प्रतीक क्या है, इसकी विमाएं क्या होती है। तो सबसे पहले आवेश का जो प्रतीक चिन्ह है आवेश का जो प्रतीक है वो कूलाम होता है। ठीक है, और कूलाम को हम इंग्लिश में कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं, जैसे कूलाम हो गया। फिर आवेश का जो प्रतीक सी हो गया, फिर आवेश
उसका जो SI मात्रक है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, हम जानते हैं धारा I बराबर Q upon T। ये धारा I, ये आपका आवेश, ये आपका समय। यदि यहां से इसको इस आवेश का मात्रक व्युत्पन्न करें तो एम्पियर इंटू समय आ जाएगा, और एम्पियर इंटू जो समय आएगा हमारा वो कूलम हो जाएगा। तो आवेश का जो SI मात्रक होगा, आवेश का SI मात्रक वो आपका एम्पियर इंटू समय बराबर कूलम। ठीक है, तो आवेश का SI मात्रक ये हो गया। आवेश का जो सीजीएस मात्रक है, छोटा मात्रक होता है, वो होता है स्थित कूलम। जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इस कूलम में और एक इसके सीजीएस मात्रक ESU में, मतलब स्टेट कूलम में एक संबंध आता हमारा, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्थित कूलम। तो आपके अध्याय में, आपके 12th क्लास में एक तो SI मात्रा का जिक्र है, एक आपकी सीजीएस मात्रा का जिक्र है, साथ ही साथ इन दोनों मात्रा के अलावा एक मात्रक और भी होता है जिसे फैराडे बोलते हैं, आवेश का अन्य मात्रक। फैराडे। ठीक है, और 1 फैराडे इक्वल होता है 96,500 कूलम। किधर आगे पढ़ेंगे आवेश के बारे में। पढ़ लिया कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का जो अन्य मात्रक वो क्या होता है। आवेश के विमा पढ़ेंगे तो देखें यहां पर जो धारा I है, I का जो प्रतीक चिन्ह होता है धारा, उसका एम्पियर होता है। समय T है, उसका जो SI मात्रक आपका सेकंड होता है, और सेकंड के जो कक्षा 11th में आप जो विमा पढ़ते हैं वो T होती है। तो इसका जो विमेय सूत्र हम निकालेंगे आवेश का, उसको हम व्युत्पन्न करेंगे। एम्पियर का जो एम्पियर का उसकी विमाएँ क्या होती है, और समय है उसकी विमाएँ क्या होती है। तो आवेश की विमा, आवेश की विमा यहां से देखेंगे धारा I इक्वल टू Q अपॉन T से, तो यहां हो जाएगा एम्पियर है, उसका जो आपका विमेय सूत्र होता है वो A होता है, और समय है मात्रक उसका सेकंड होता है, और सेकंड का जो विमेय सूत्र होता है वो T होता है। तो AT बोल देंगे इसको, और बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज अप कर देंगे। या सिंपल ऐसे कह सकते हैं इसको m0, या कोई मास है नहीं, L0 या कोई लेंथ भी नहीं है, या एम्पियर है, करंट है, और टाइम T है, तो 1 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पूरे को लिख सकते हैं कि आवेश की विमा ये होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जब ये चैप्टर हमने शुरू किया कि स्थिर विद्युत की है, इसमें आवेश गतिमान नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे आवेश कौन कौन से होंगे। ये यदि आपका आवेश गतिमान नहीं है तो ये आवेश कैसा फील्ड उत्पन्न करते हैं, कैसा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यदि आपका आवेश स्थिर है, मतलब वो गति नहीं कर रहा है, उसका वेग शून्य है। वेग शून्य होने का मतलब हमने v इक्वल टू 0 कर दिया। वेग शून्य का मतलब वो आवेश गतिमान नहीं है।
तो वो केवल वह कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह अभिलक्षण गुण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ साथ में विद्युत बल का अनुभव करता है। तो क्या जब आवेश आपका स्थिर है, जब उसका वेग कुछ है ही नहीं, वो आवेश नहीं चल रहा है, गतिमान नहीं है, तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम कहेंगे जब आवेश इस तरह स्थिर है तो वो केवल आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा करेगा। और विद्युत क्षेत्र कब होगा, जब आपका आवेश स्थिर है, उसका वेग 0 है, गतिमान नहीं है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश आपका एक नियत वेग से चलना स्टार्ट कर दे, गतिमान हो जाए, आवेश नियत वेग से गतिमान है, इसका मतलब जो उसका वेग है v, वो नियत है। नियत का मीनिंग आप जानते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा। नियत का मीनिंग होता है कि जितना प्रारंभिक वेग है उतना आप किसी समय पर यदि वेग उसका देखते हैं, यदि वो आपको वो वेग उतना ही मिलता है तो हम कहते हैं प्रारंभिक और अंतिम वेग समान है। तो वेग नियत होने पर वह 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन से करेगा, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जब आपका वेग नियत है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और तीसरा है, यदि आपका आवेश स्थिर न होके, आवेश एक नियत वेग से गतिमान नहीं होकर, आवेश का वेग आपका निश्चित नहीं है, कभी कम ज्यादा है, तो हम कहेंगे आवेश नियत वेग से गतिमान नहीं होने पर तो कौन सा आपका क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही करेगा, शॉर्टकट चलता है इसको थोड़ा। चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। जिसे हम EMW बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश नियत वेग से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश का जो आपका वेग है और वो एक समान नहीं है, चेंज हो रहा है, परिवर्तनशील है, तो ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ठीक है, इतना आवेश के बारे में। अब चलते हैं कि आवेश के गुणधर्म कौन कौन से हैं। क्या आवेश को एक दूसरे आवेश को जोड़ा जा सकता है? क्या आवेश आपका ट्रांसफर है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाएगा, इस बारे में पढ़ेंगे। क्या आवेश द्रव्यमान के बिना रह सकता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश स्थानांतरित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लो एक पदार्थ हमारे पास A है और दूसरा पदार्थ हमारे पास B है। यदि हम A और B, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, शुरू किया था चैप्टर, जब हमने पढ़ा घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई दो पदार्थ लीजिए आप और दो पदार्थों को आपस में रगड़िए तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसका मतलब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और एक आपका पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मान लीजिए जब इन दोनों के बीच में हम घर्षण विद्युत कराएंगे, यदि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ए से बी की ओर, इसका मतलब यहां से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन की यहां अधिकता हो जाएगी और यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
यहाँ उसकी कमी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आवेश क्या है, स्थानांतरित है। दूसरा है आवेश द्रव्यमान से बद्ध होते हैं, द्रव्यमान से संबद्ध होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन पदार्थों में द्रव्यमान पाया जाएगा उन्हीं पदार्थों में आवेश होगा। यदि द्रव्यमान नहीं है, पदार्थ है ही नहीं, तो उसमें आवेश का कोई उसमें आवेश ही नहीं होगा। या कह सकते हैं कि आवेश का मीनिंग क्या हुआ कि जितने आपके धनात्मक आयन जितना आपके ऋणात्मक आयन, तो कुल मिलाकर यदि बराबर है तो आवेश रहित है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान पदार्थ होगा उसी के साथ आवेश पाया जाएगा। तीसरा, आवेश संरक्षित है। अब देखिए आवेश संरक्षित है, इसका मतलब क्या हुआ। कक्षा 11 में आपने पढ़ा कि संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा आपने कि किसी दो जब वस्तुएं आपस में टकराती है तो टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग आपस में बराबर होता है। वैसे ही पढ़ेंगे कि आवेश संरक्षित है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि आवेश स्थानांतरित है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हम उदाहरण ले लें, यहाँ पर छोटा सा उदाहरण ले लें। यदि हम नाइट्रोजन को इसमें हम 2He हीलियम, तो यहां पर देखिए आप, यहां पर 7 उसका क्या है परमाणु क्रमांक, और यहां पर 2 क्या है इसका परमाणु क्रमांक दोगे तो 7। इसका मतलब इस नाभिक में, इस नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन है और 7 प्रोटॉन हो गए तो इतने ही आपके इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर प्रोटॉन जो आपका धनात्मक आवेश है वो P पॉजिटिव या बोले पॉजिटिव बोल दें, वो कितने आपके प्रोटॉन आपके 7 हैं और इलेक्ट्रॉन भी आपके कितने हैं 7 है। यहाँ ऐसे सेव हो जाएगा तो यहाँ P आपके 2 और E आपके 2, कुल मिलाकर यहाँ पर धनात्मक आवेश कितना है 7 और 2 9 हो गए, और ऋणात्मक कितना आपका 7 और 2 9 हो गए। तो यहाँ ये जाके मिलकर ये जो फ्लोरीन है 9 ये बना लेगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ चेक कर लो वापिस कितने प्रोटॉन है, जितना उसका परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर 9 आपके क्या है, यहाँ कुल P आपके 9 है और इलेक्ट्रॉन भी आपके कितने 9 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर कुल आपके प्रोटॉन 9 गए, तो इधर भी 9 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके 9 है तो ये भी आपका 9 है।